हेलो फ्रेंड्स। थंबनेल देख के तो आपको समझ आ ही गया होगा कि हम लोग आज पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। और आपको ऐसे नॉर्मली हम कहीं से फ़ोटो कॉपी निकाल के या डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके ऐसे नहीं बढ़ा रहे हैं। आपको एक हैंड रिटन नोट्स, इसमें अच्छा खासा टाइम लगा है, बनाया है, कई रिसोर्सों से रिसर्च करके इसमें डाला है। तो इसके बाद ये जो कंटेंट तैयार हुआ है, इसको आप कभी भी पढ़िएगा। कुछ लोगों का जैसे कंप्लेन होता है, मैसेज भी आता रहता है, डीएम करते रहते हैं, पूछते हैं कि हम लोग नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स बनाने समझ नहीं आता, पूरी पूरी बुक तैयार हो जाती है। तो सभी बुक से जो है, इस सोर्स से ये मटेरियल तैयार किया गया है। एक एक दो दो पेज में आपका चैप्टर जो है ख़त्म कर दिया जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। बस आपको क्या करना है कि सेम टू सेम जैसे मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है, उसी में कंटेंट हैंड रिटन नोट्स है। आपको जो जो बताते जा रहा हूँ सीधे सीधे लिखते जाइए और उस वीडियो को ध्यान से देखते जाइएगा। लास्ट तक देखेंगे, आपको इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका बचने वाला नहीं है। सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो लास्ट तक पूरी वीडियो देखिए, मिस मत करिएगा। अगर आपके अपने लाइफ में करियर को लेकर अगर कोई भी चिंता है, आप करियर को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिए। क्योंकि वीडियो आप देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो कैसे जान पाएंगे क्या है। नॉर्मली कितना बेहतरीन कंटेंट बना है आपको पूरा लास्ट में समझ में आएगा। तो लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है, चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो इसमें देखेंगे पृष्ठभूमि। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पृष्ठभूमि, ये पॉलिटी तैयार कैसे हुई। हम लोग पॉलिटी देखेंगे, अनुच्छेद देखेंगे, ये सब तो चीज़ें चलती रहती है, लेकिन ये पृष्ठभूमि तैयार, कानून बनाने का सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ, ये समझते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी BEIC जो है, इसकी स्थापना कब होती है? 1600 ईस्वी में हो जाती है। अब जब इन लोग यहाँ पर आते हैं, इंडिया में आते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, तो सबसे ज़्यादा मजबूत पकड़ इन्हीं की धीरे धीरे बनने लगती है। तो एक समय आता है जब ये लोग प्लासी का युद्ध जीत जाते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद आपका जो है 1764 का बक्सर का युद्ध जीत जाते हैं। तो इनमें काफ़ी उत्साह हो जाता है कि हम अब तो जीतते जा रहे हैं, तो इंडिया को हम अपने कब्जे में क्यों ना ले लें। 1764 तक 65 तक जो है, ये लोग आराम से व्यापार सिर्फ करते थे। ज़्यादा इंटरफेरेंस इन लोग का जो है राजनीति में नहीं हुआ करता था। लेकिन 1764 का जब ये युद्ध जीत जाते हैं और तीनों संयुक्त सेनाओं को हरा देते हैं, तब इन लोग के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है, क्या कहते हैं, उत्साह बढ़ जाता है कि हम लोगों ने तो बहुत ज़्यादा अच्छा अचीवमेंट कर लिया। तब उन्होंने क्या किया, दीवानी क्षेत्र प्राप्त कर लिया। बंगाल की दीवानी प्राप्त कर लिया, उड़ीसा की बंगानी जो दीवानी क्षेत्र है, इनको प्राप्त कर लिया। अब जब 1765 में इन लोगों ने इलाहाबाद की जो संधि हुई, उसमें इन्होंने प्राप्त कर लिया वो जो आपका 64 में बक्सर के युद्ध हारे थे उन लोगों से। ठीक है, जैसे उसमें मीर कासिम थे, ठीक है, बंगाल के नवाब थे, वो मतलब जो है पूरे इंडिया के जो है, उसमें मुगल जो बादशाह थे वो थे, अवध के नवाब थे, तीनों लोग थे, सबसे हरा के ये आपका संयुक्त सेनाओं को पूरा हरा दिए थे। ठीक है, तो वो चीज़ तो बाद में आप डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे प्लासी, और जो है आप अक्सर वो जब हिस्ट्री क्लास चलेगी उसमें आपको समझ में आएगा। अभी आपका क्या है, तब अब ये 1765 जब इन लोग को दीवानी क्षेत्र मिल जाता है, तो धीरे धीरे ये इंटरफेरेंस करने लगते हैं। तो जब ये ब्रिटेन के संसद को पता चलती है, तो वो लोग देखते हैं कि यहाँ ये मनमानी किसी के ऊपर कितना भी कर लगा ले रहे हैं, दोहरे तेहरे जो है कर ले रहे हैं, द्वैध शासन लगाए थे, मतलब बहुत सारी बुराइयां जो धीरे धीरे होने लगी और बहुत शिकायतें जाने लगी। तब इन लोगों ने क्या किया, ब्रिटेन की जो संसद है उसने क्या किया कि इसको वहाँ से रेगुलेट करने के लिए कुछ अधिनियम बनाते गए। और धीरे धीरे ये अधिनियम, धीरे धीरे आपका लास्ट तक हम लोग के भी कानून का जो है प्रावधान बना, संविधान बनने का। यहाँ से भी एक विकास कह सकते हैं संविधान का, ऐसे ही धीरे धीरे हुआ। तो अब हम लोग इसको समझने के लिए दो भागों में इसको बांट सकते हैं। एक भाग आपका, जैसे कि हम लोग देखेंगे कि दो पार्ट में, एक समय ऐसा था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, ठीक है, 1857-58 की जो क्रांति हुई थी, उससे पहले का समय हम देख लेंगे, और एक उससे बाद का समय देख लेंगे। अब उसमें पहले का समय क्या था कि इसमें आपका जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने शासन किया, उसके हिसाब से सब कुछ चला। बाद में जो है 1857 क्रांति के बाद से ये शासन छीन लिया गया और रानी के जो हाथों में, यानी कि सीधे सीधे गए क्राउन के हाथों में जो चला गया। ठीक है, अब क्राउन के हाथों में गया तो यहाँ से अलग सिस्टम चलने लगता है। तो इसी चीज़ को पूरा आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखना है, समझना है। आपको पूरी पृष्ठभूमि इसकी समझ आ जाएगी। बस लास्ट तक पूरी वीडियो को आप लोग को क्या करना है, देखते जाइए। अब सबसे पहले देखेंगे कंपनी का शासन हम लोग पढ़ेंगे। अब कंपनी का शासन कब से कब तक होता है? 1773 में जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है, वहाँ से लेकर 1858 तक, जब तक दूसरा जो है आपका 1858 का नया अधिनियम नहीं बन के आया था, तब तक का जो शासन था वो माना जाता है कंपनी का शासन था। फिर देखेंगे हम लोग पहला जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसकी क्या ज़रूरत थी? तो इसमें ज़रूरत ये थी, जो बुराइयाँ थी, जो समाज में द्वैध शासन लगा दिया गया था भारत में, बहुत सारी मतलब दिक्कतें होने लगी थी। तो ब्रिटेन संसद को लगा कि इन पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो ब्रिटेन ने क्या किया, कंट्रोल करने के लिए रेगुलेट मतलब कंट्रोल करना, तो उसके लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया और कंपनी का नियंत्रण होना यहीं से शुरू हो गया। अब नियंत्रण जब किसी के ऊपर हो गई, तो वो यहाँ से धीरे धीरे जो है केंद्रीकृत प्रशासन की जो है नींव पड़ना शुरू हो गया। अब नींव पड़ने लगी तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, ये आगे जाके समाप्त होगा। अब यहाँ से धीरे धीरे केंद्रीय प्रशासन की नींव बढ़ती जाएगी। बंगाल के जो गवर्नर हैं, फिर भारत के पूरे गवर्नर बना दिए जाएंगे। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा जो है केंद्रीय जो कंट्रोल पूरा होता जाएगा। अब देखते हैं 1773 की विशेषता जो है, विशेषता में आप लोग देखेंगे बंगाल का एक गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है,
बंगाल का एक पहले गवर्नर हुआ करता था, तो गवर्नर जनरल बंगाल का बना दिया गया था। अब ये जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, इनकी सहायता के लिए, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री की सहायता के लिए मंत्रिमंडल होता है, वैसे 4 सदस्यीय जो है आपकी कार्यकारी परिषद बनाया गया गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए। और 1700 आपके 74 में उच्च न्यायालय बना दिया गया, 4 सदस्य उसमें थे, ठीक है। एलजाइप पे जो है मुख्य न्यायाधीश कह सकते हैं, वहाँ उस समय हुआ करते थे। अब जो चौथा इसमें देखेंगे, चौथा पॉइंट आपको नोट करना है कि निजी व्यापार पर रोक लगा दिया गया। रिश्वत नहीं ले सकते थे ये, भारतीयों से गिफ्ट नहीं ले सकते थे, क्योंकि इस तरह से ये लोग बहुत ज़्यादा घुसखोरी ये सब करते थे, तो इस पर रोक लगा दिया गया। और इनके ऊपर अच्छे से कंट्रोल करने के लिए, इनके ऊपर सशक्त नियंत्रण रखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जो है निर्माण किया गया था। ये भी आप इसमें नोट करेंगे, लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आपको डालना है 1781 का संशोधन अधिनियम। अब संशोधन अधिनियम क्यों आया? जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें बहुत सारी खामियां रह गई थी। अब उसी खामियों को दूर करने के लिए ये एक्ट आपका आया था, ठीक है। और इसीलिए इसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा सकते हैं या कहते थे, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियाँ थी, जो आपका उच्च न्यायालय बना था, वो बहुत ज़्यादा मतलब हावी होने लगा था गवर्नर जनरल के ऊपर, उनकी काउंसिल के ऊपर। तो उसको क्या किया गया, ये लोग थोड़ा सा कम कर दिया, सशक्त जो था ज़्यादा, अब उसको थोड़ा कम कर दिया गया। और उसके लिए क्या किया उन लोगों ने कि गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से क्या किया, मुक्त कर दिया कि अब उनके क्षेत्राधिकार से अलग रहेंगे। अब जो राजस्व मामले थे और कंपनी के कर्मचारी को, इन लोग को भी क्या किया, न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। अब इन पे इनका अधिकार नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा ये फ्री काम कर पाएंगे। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट इसमें नोट करेंगे कि पर्सनल लॉ जो होता है, जैसे हिंदू पर्सनल लॉ हो गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ हो गया, तो जो धर्म था उसके पर्सनल लॉ के आधार पर उनको दंड का प्रावधान दिया गया। ये भी प्रावधान संशोधन अधिनियम में किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे कि प्रांतीय न्यायालय की जो अपील थी, अब आप गवर्नर जनरल के जो काउंसिल थी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल में कर सकते थे, ये नहीं कि आप जो है प्रांतीय न्यायालय का अपील सुप्रीम कोर्ट में करें, ठीक है। तो ये गवर्नर जनरल के काउंसिल के पास आप इसको दायर कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आपका नेक्स्ट हेडिंग डालना है आपको कि 1784 का पीस इंडिया एक्ट आया था, पिट्स इंडिया एक्ट आया था, ठीक है। इसकी विशेषता ये थी कि इसमें जो राजनीतिक और वाणिज्य कार्य थे, इनको क्या किया गया, अलग कर दिया गया था कि राजनीति अलग करेंगे और वाणिज्य वाला सिस्टम जो है पूरा अलग हो जाएगा। और इसमें और कंट्रोल करने के लिए, इनके जो राजनीतिक मामले थे उनको अच्छे से संभालने के लिए 6 लोगों की बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो है गठन किया गया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। और भारत को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र, पहली बार यही कहा गया कि भारत जो है ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र है। इसके बाद नेक्स्ट आपका अधिनियम जो आता है 1786 का अधिनियम आता है। अब 1786 के अधिनियम में जो गवर्नर जनरल आते हैं वो लॉर्ड कार्नवालिस होते हैं, और लॉर्ड कार्नवालिस जब आते हैं तो वो दो शर्त लेके आते हैं। अब 2 शर्त उनकी क्या थी? सबसे पहले की जो काउंसिल उनकी थी, ठीक है, काउंसिल के नियम के वो बाध्य नहीं रहेंगे, वो सलाह उनको देगी काउंसिल। जैसे अभी प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री को जो उनके मंत्रिमंडल सलाह दे तो वो बाध्य है कि नहीं है, इस तरह से वहाँ बोला गया कि काउंसिल जो होगी उसके नियम जो बनेंगे, उस प्रधानमंत्री या जैसे कहें तो उस समय के बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था कार्नवालिस, वो बाध्य नहीं रहेगा। दूसरा शर्त था कि कमांडर इन चीफ होगा, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति होते हैं कमांडर इन चीफ, ठीक है, उसी तरह सभी सेनाओं के प्रमुख होते हैं। तो उसी तरह से कार्नवालिस बोला कि हमें भी जो है कमांडर इन चीफ का पद मिलना चाहिए। तो उसी इन दोनों शर्तों के बाद ये जो है इंडिया में जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया। नेक्स्ट आपका जो अधिनियम होता है 1793 का चार्टर अधिनियम आता है। इस चार्टर अधिनियम में क्या बोला जाता है कि कार्नवालिस की जो शक्तियां हैं वो फ्यूचर में जितने भी गवर्नर आएंगे सभी गवर्नरों को उनको ये शक्तियां मिल जाएगी, ये प्रावधान किया गया। अब जो एकाधिकार था, एकाधिकार का मतलब जो ब्रिटेन के जो राजा महाराजा थे, वहाँ की संसद थी, जो एकाधिकार ब्रिटिश इंडिया को कंपनी को दिया गया था कि आप जाइए और इंडिया में जो व्यापार करिए अपना, उस अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी कि आप ज़्यादातर देखेंगे कि यानी कि 1793 से लेकर 1813 तक ये अधिकार बढ़ा दिया गया। अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ठीक है, उसको जो पैसा मिलता था, उसको जो राजस्व मिलता था, वो बोला गया कि अब वो ब्रिटेन से नहीं, भारतीय जो राजस्व है वहाँ से इसको भुगतान किया जाना चाहिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे, अब देखें कि 20 साल बाद फिर से एक चार्टर कानून आता है। चार्टर बोला गया था कि जो है आपका 20 वर्षों के लिए एक अधिकार है। अब 20 ईयर का ये जो अधिकार था उसके बाद ये चार्टर अधिनियम आता है। इस अधिकार में देखेंगे कि जो अधिकार पहले इनको पूरा 20 वर्ष के लिए मिला था, अब वो समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार यहाँ पर आप इनका समाप्त होता है, बस कुछ चीज़ों को छोड़ के, जैसे कि चाय पे व्यापार इनका अभी बना रहेगा एकाधिकार का, और चीनी लोग जो थे यानी कि जो चीन था उसके साथ व्यापार अभी जो किसका रहेगा, वो ब्रिटेन के जो कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका रहेगा। नहीं तो और हर एक प्रोडक्ट के लिए ब्रिटेन का कोई भी सदस्य या कहीं का भी कोई सदस्य जो है जाके स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है ब्रिटेन का, ठीक है। और राजा जो ब्रिटेन का राजा था वो भारतीय क्षेत्र का प्रभुत्व, ठीक है, स्थापित कर पाया
ठीक है। ब्रिटेन के राजा भारतीय क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व पूरी तरह से एकदम स्थापित कर लिए थे कि जो भी है अब इनका ये राज चलने वाला है। और इस समय इन लोगों ने सोचा कि हम अपने धर्म प्रचार प्रसार के लिए क्यों ना ईसाई जो है उन मिशनरियों को भेजा जाए। ईसाई मिशनरी मतलब जो उस समय के पादरी हुआ करते थे वहाँ के ब्रिटेन के, उनको भेजा गया। और ये लोग क्या करते हैं, धर्मांतरण करवा रहे थे, अपनी शिक्षा को अच्छा बता रहे थे, अपने धर्म को अच्छा बता रहे थे और सभी धर्मों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अब ये लोग सोचते थे कि इन लोग को जो हम अपनी शिक्षा दें, इसके बाद सस्ते में इनसे काम करवाएंगे, हम लोग अपनी इंग्लिश सिखाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, पश्चिमी शिक्षा को प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। कब, ये चार्टर कानून के तहत में हुआ था ये सब चीज़ें। अब फिर इसके बाद फिर देखेंगे आप लोग 20 सालों बाद क्या होता है कि 1833 का फिर चार्टर अधिनियम आता है। इस चार्टर अधिनियम में केंद्रीकरण की नियामक कदम बहुत मतलब निर्णायक कदम ये हुआ। अब निर्णायक कदम क्यों हुआ, क्योंकि इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था अब उसे पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वो पहली बार जो पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत का गवर्नर जनरल पहली बार कौन बना था, प्रथम भारतीय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिक इसका जवाब लोग लगा के आते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। ये वीडियो एक बार पूरा देखेंगे और चीज़ों को आप समझेंगे बहुत जल्दी से, बहुत सही से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब देखो, अब जो 1833 का चार्टर अधिनियम आया, उससे पहले जितने भी कानून बने उसे नियामक कानून कहे जाने लगे। अब यहाँ से जो कानून बनेंगे उसे अधिनियम कहा जाएगा, ये भी प्रावधान इसमें किया गया। अब ब्रिटिश इंडिया जो कंपनी थी, अब धीरे धीरे इसकी वैल्यू खत्म होने लगी और ये जो है प्रशासनिक निकाय बन के ये रह गया था, ठीक है। अब ये व्यापार में इसका इंटरेस्ट कम रह के प्रशासनिक क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा इनका इंटरेस्ट बन गया था। इसी कारण से धीरे धीरे एक समय आएगा इन लोग को भागना पड़ेगा, ब्रिटिश इंडिया कंपनी हटेगी और जो है शासन आएगा किसका, महारानी का शासन, या कह सकते हैं ब्रिटेन के संसद का शासन आ जाएगा, या राजा रानी का संसद, ठीक है। अब यहाँ पहली बार जो होता है 1833 में सिविल सेवकों की खुली प्रतियोगिता का जो है जिक्र आता है, लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे इन लोगों ने इसका बहुत विरोध किया और ये जो है समाप्त हो गया। इसका जो खुली जो है प्रतियोगिता नहीं हो पाई सिविल सेवकों को, जो हमारे जो यूपीएससी के एस्पिरेंट जैसे होते हैं ना उन लोग को, ठीक है। आगे देखेंगे आप लोग। अब आता है 1853 का चार्टर अधिनियम। अब इस चार्टर अधिनियम में देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है अब धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये समझ आने लगा था कि अब इन लोग को यहाँ पर ज़्यादा दिन टिकने का नहीं है और इन्हें धीरे धीरे संकेत ऐसे मिलने लगे कि अब ये लोग क्या करेंगे, यहाँ से समाप्त कर दिया जाएगा इनकी कंपनी को। अब इसकी विशेषता आप लोग देखेंगे कि पहली बार जो है विधान परिषद का गठन हुआ, जैसे कि ब्रिटेन में है उसी के तर्ज पर जो है यहाँ पर भारतीय विधान परिषद का गठन होता है गवर्नर जनरल के लिए। किसके लिए होता है, गवर्नर जनरल के लिए आपका भारतीय परिषद का गठन होता है। सीएससी जो अभी 1833 था उसमें जो है सिविल सर्विसेज एग्जाम जो था उसकी शुरुआत नहीं हुई। अब यहाँ से इसकी प्रतियोगिता जो है कंपटीशन शुरू हो गया था और इसके लिए मैकाले जो है समिति बनाएगी, ठीक है, भारतीय सीएससी के लिए। अब संसद जो थी उस कंपनी को समाप्त करने के लिए संकेत जो है स्पष्ट उस समय धीरे धीरे होने लगे कि संसद चाहती है कि ये कंपनी ना रहे। अब विधान जो परिषद बनाया गया यहाँ पर आपका भारतीय विधान परिषद, इसमें 4 भारतीय जो प्रतिनिधित्व पहली बार शुरू कर दिया, जैसे कि आप देखेंगे आगरा, बंगाल, मद्रास और मुंबई, ये 4 क्षेत्रों को जो है परिषद में शामिल किया गया, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। अब 1857 की क्रांति आप लोग देखेंगे। उसके बाद कंपनी को लगता है कि अब जो है इसके रहने की चांसेस यहाँ ख़त्म हो गए, तो ब्रिटेन के जो महारानी थे उन्होंने अपने अंडर इसको ले लिया। इसीलिए हम यहाँ से समझते हैं कि जो ब्रिटेन का शासन आ जाता है, यानी कि ब्रिटेन के ताज का शासन आ जाता है, क्राउन का शासन आ जाता है। अब 1857 से 19 जो है आपका 47 तक जो है सिर्फ ताज का शासन रहता है, महारानी का शासन रहता है। तो वहाँ से अब नया कानून आप लोग देखेंगे। तो पहला आता है आपका भारत सरकार अधिनियम जो है 1858 जो है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। अब इस अधिनियम में आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। इसकी विशेषता ये थी कि वायसराय जो पद था उसका सृजन यहीं से हो जाता है। अब जो आपका गवर्नर जनरल था उस पद को क्या कर दिया जाता है, समाप्त करके वायसराय पद का निर्माण करते हैं। पहले वायसराय थे आपके लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। फिर द्वैत शासन प्रणाली जो थी, यानी कि जो बोर्ड था, कोर्ट था, ये दोनों चीज़ों को, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ, ये सब खत्म कर दिया गया, दोनों सिस्टम। अब एक पद सृजित किया गया, उसका था नाम राज्य सचिव का। अब राज्य सचिव जो होता था वो ब्रिटेन के संसद का सदस्य हुआ करता था। अब जो चीज़ आपको देखिए नहीं समझ में आई कमेंट में वो छोड़ देना, नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, आपको बता दूंगा। वैसे वीडियो इतनी बेहतरीन बनाई जा रही है कि आपको कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फिर देखेंगे आप नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि 1858 में ही सचिव जो थे उनकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय जो है परिषद का निर्माण किया गया था। कितना, 15 सदस्यीय संसद के जो है सदस्य निर्माण किए गए थे उनकी सहायता के लिए सचिव के। नेक्स्ट आप देखेंगे आपका 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम बनता है। इस भारत परिषद अधिनियम में भारत का सहयोग उन लोग को समझ में आने लगा था कि बहुत ज़रूरी है। अगर भारत का सहयोग नहीं लेंगे तो हम लोग 1857 की क्रांति देखी है, ऐसी क्रांतियाँ बहुत होंगी अगर हम लोग भारतीयों का सहयोग लेके उनके
मतलब अंदरूनी चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उनको सहयोग देना शुरू कर दिया, उनका प्रतिनिधित्व देना शुरू कर दिया। तो 1862 में कैनिंग ने 3 भारतीयों को, एक बनारस के राजा को, दूसरा पटियाला के राजा को और तीसरा सर दिनकर राव को क्या किया, विधान परिषद में मनोनीत किया, लेकिन सरकारी सदस्य के रूप में नहीं, गैर सरकारी सदस्य के रूप में। लेकिन उन्होंने किया, शुरुआत कर दी धीरे धीरे कि हाँ अब आप लोग को भी प्रतिनिधि मिलेगा। तो उन लोग को समझने की कोशिश कर रहे थे, ये लोग सोच रहे थे कि हम अपने गिरफ्त में उन लोग को कैसे लें। अब विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। अब जैसे हम लोगों ने देखा था कि कितना धीरे धीरे रेगुलेट करते करते 1773 से लेकर 1837 तक देखेंगे तो हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में तेज़ी से ये केंद्रीकरण होता जा रहा था। लेकिन अब यहाँ से जो है विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। विकेंद्रीकरण कैसे, जो मद्रास और मुंबई है उनको विधायी शक्ति देकर, उनको विधायिका की शक्ति उनको दे देगी कि अपनी विधायी शक्ति आप खुद अपने पास रखो। अब कैनिंग द्वारा 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की गई। पोर्टफोलियो प्रणाली का मतलब होता है आपका एक मंत्रिमंडल, जिसका मतलब मंत्रिमंडल में कुछ मंत्री होंगे, तो एक मंत्री जैसे है, एक सदस्य है, तो वो सदस्य एक या एक से अधिक कार्यों को या विभागों को संभालेगा, उसको जो है उस पर कार्रवाई करेगा और उसका अंतिम जो है फैसला, जैसे हमारे गृह मंत्रालय है तो गृह मंत्रालय कुछ चीज़ें होती हैं तो गृह मंत्रालय का अंतिम फैसला उसका होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, इसमें पॉइंट लिखेंगे आगे, वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की जो है अधिकार मिल गया था। अब वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता था, लेकिन ये ज़्यादा समय के लिए नहीं, सिर्फ 6 महीने के लिए ये वैलिड माना जाता था। जैसे कि हमारे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करना चाहें तो वो जारी कर सकते हैं, उसी तरह उसको आप समझेंगे। उस समय को आज के समय से रिलेट करके समझेंगे, थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ ये आ जाएगा। अब 1852 का भारत परिषद अधिनियम आता है। इसकी विशेषता ये थी कि जो गैर सरकारी सदस्य थे उनकी संख्या पहले 3 थी, अब इसको धीरे बढ़ाना ये शुरू करते हैं कि और उनको सदस्यता दी जाए। विधान परिषद के जो कार्य थे उसमें वृद्धि कर दी। अब बजट पे बहस करने का भी उन लोग को जो है मौका दिया जाने लगा कि अब बजट जो है उस पर आप लोग बहस भी करेंगे। धीरे धीरे परिषद के जो सदस्य थे उनके लिए सीमित और परोक्ष चुनाव कहना कह के वहाँ पर नामांकन शब्द का जो प्रयोग हुआ था कि 1852 में जो सदस्य परिषद के उनको जो है नामांकित किया जाएगा या कहें तो चुनाव किया जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम, यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसे मार्ले मिंटो सुधार नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो उसमें मार्ले थे वो सचिव हुआ करते थे और मिंटो जो है वहाँ के वायसराय हुआ करते थे, भारत के वायसराय। ठीक है, इसकी विशेषता ये थी कि जो आपका केंद्रीय परिषद है उसमें इनकी संख्या जो थी केंद्रीय परिषद में वो 16 से 60 हो गई थी केंद्रीय परिषद में सदस्यों की, लेकिन जो प्रांत थे उसमें अलग अलग थी, मतलब ये असमान था। कहीं पर कुछ संख्याएं थी, कहीं पे कुछ थी, ये कोई सीमित नहीं था, मतलब फिक्स नहीं था, असमान हुआ करता था। अब जो विधान परिषद का दायरा है वो और बड़ा होने लगा। अब धीरे धीरे बजट के साथ साथ अनुपूरक जो प्रश्न है, एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न उस पर पूछने की जो है मतलब अधिकार दिया गया कि आप ऐसे पूछ सकते हैं सदस्यों को। अब जो पहले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, वायसराय की कार्यकारी जो आपका कार्यपालिका थी उसके परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य शामिल हुए थे। तो पूछा जाएगा कि प्रथम भारतीय सदस्य जो वायसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल हुए, तो सत्येंद्र सिन्हा को आप लगा के आएंगे। अब जो मुस्लिम समुदाय था उसके लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व इसी 1909 के भारतीय जो है अधिनियम जो आया था परिषद, उसमें प्रावधान मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है 1919 का भारत शासन अधिनियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये अच्छे से नोट करिएगा। इसमें आप नोट करेंगे कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी इसी नाम से जाना जाता है, जैसे उसमें मार्लिमेंटो वैसे इसमें मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेगू थे वायसराय और सॉरी जो ये राज्य सचिव थे, और चेम्सफोर्ड आपका वायसराय हुआ करते थे। तो ये आप दोनों को क्या करेंगे, याद रखेंगे। इसकी विशेषता है कि केंद्र और राज्य विषय सूची जो थी उसको अलग अलग किया गया, केंद्र में अलग सूची और राज्य की अलग सूची, तो ये इस तरह से इसको बांट दिया गया था। दो जो प्रांत थे, प्रांतीय विषय को 2 भागों में बांटा गया। जो प्रांतीय विषय को 2 भाग में कौन कौन से, एक हस्तांतरित था और एक आरक्षित था। हस्तांतरित जो था वो वायसराय के अंदर था और परिषद के अंदर जो था वो आरक्षित था, इसमें बांटा गया। लेकिन ये सफल नहीं रहा था, ये से जो है असफल हो गया था, इस चल नहीं पाया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि पहली बार द्विसदनात्मक और बहुसंख्यक सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू हुआ। द्विसदनीय मतलब आपका जैसे लोकसभा राज्यसभा उस तरह से, और बहुसंख्यक सदस्यों का प्रत्यक्ष जो है निर्वाचन शुरू हुआ, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 से 3 भारतीय होना आवश्यक हो गया था, कि अगर जो कार्यकारी परिषद में 6 भारतीय हैं और 6 लोग हैं तो उसमें से 3 भारतीय होंगे, लेकिन एक चीज़ थी कि कमांडर इन चीफ कोई भारतीय नहीं हो सकता, ये जो है कंडीशन रखी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि पृथक निर्वाचन का विस्तार हुआ। पहले जो मुस्लिमों के लिए था, जैसे अब सिखों के लिए भी हो गया, अब ईसाइयों के लिए भी पृथक निर्वाचन जो है बड़ा कर दिया गया, विस्तृत कर दिया गया।
अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि सीमित लोगों को मताधिकार था। सीमित लोग मतलब जो शिक्षित लोग थे, जिनका शिक्षा संबंधित था, जिनके पास अच्छी संपत्ति थी, जो कर देते थे, उन लोगों को जो है क्या था, मताधिकार का जो है इन लोगों ने अधिकार दिया था कि ये ही लोग कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते हैं, और किसी की मत की कोई वैल्यू नहीं है। अब भारत के लिए लंदन में एक उच्चायुक्त का पद जो है या उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन किया गया। अब ये क्यों किया गया? क्योंकि जो राज्य सचिव थे उनके कार्यों को कुछ उच्चायुक्तों को दे दिया गया था, जिससे उनको ऊपर भार जो है थोड़ा कम हो सके। अब 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। ठीक है, तो ये याद रखेंगे सिविल सेवक भर्तियों के लिए जो है 1926 में। अब बजट की जो केंद्र था उसके बजट और राज्य का बजट दोनों को अब अलग कर दिया गया। पहले एक ही हुआ करता था, तो 1919 से ये अलग होता है। अब एक वैधानिक आयोग का गठन हुआ जो 10 वर्षों बाद इस 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसका जो है जांच करेगा। ठीक है, तो ये आप इसको इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आपका आता है भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है। उसमें एक जो संयुक्त प्रवर समिति के गठन होती है, नीति को उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। तो जो यहाँ पर आपका प्रवर समिति है, इसकी सिफारिश कुछ थी जिसको भी इसमें जो है 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके अंतर्गत जोड़ा गया था। भारत शासन अधिनियम में 331 धाराएं, 10 अनुसूचियां, एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज इसे माना जाता है। और इससे ही बहुत सारी जो मात्राओं में कहें तो बहुत सारी ज़्यादा जानकारियाँ, बहुत सारे अधिनियम प्रावधान हम 1935 के भारत शासन अधिनियम से लेते हैं अपने संविधान में। वर्तमान में हमारी जो संविधान है उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी इसी से शामिल की गई हैं। ठीक है, तो ये सब जो कानून है इन्हीं सब को मिला के हम धीरे धीरे सीखते हैं संविधान का, हमारी नींव पड़ती है, विकास होता है वहीं से। इसकी विशेषता ये थी कि पहले पॉइंट लिखेंगे कि 3 सूचियाँ बांटी गई। भारत शासन अधिनियम जो था इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ, जैसे राज्य सूची होती है, हमारे यहाँ भी राज्य सूची है, और संयुक्त जो संघीय सूची है, और एक समवर्ती सूची है, कंकरेंट लिस्ट जिसे कहते हैं। तो वहाँ देखेंगे नंबर अगर याद नहीं रहता तो कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन आप देख लेंगे कि संघीय सूची जो था 59 आपके क्या थे, 59 आपके विषय हुआ करते थे, और राज्य में 54 आपका विषय हुआ करता था, और समवर्ती में 36 विषय होते थे। और ये समवर्ती जो सूची है वायसराय का इस पर अधिकार होता था, वायसराय इस पर आपका इस विषय पे कानून बनाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे उत्तरदायी सरकार की प्रांतों में स्थापना होती है कि जो प्रांत है उसमें उत्तरदायी सरकार होगी, लेकिन ये 1939 में जो है समाप्त हो जाता है, चल नहीं पाता है। नेक्स्ट पॉइंट, संघीय विषय को 2 भागों में बांटा जाता है, लेकिन कभी लागू नहीं हो पाता है आपका संघीय विषय को जो बांटा गया था। अब 11 में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई, मतलब 2 सदन, जैसे लोकसभा, उच्च सभा, निम्न सदन, ऐसे ना। तो 11 में से कितने, 6 राज्यों में इसको बांट दिया गया था। लेकिन क्या हुआ, इसमें बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हुए थे। बांटा गया था 2 सदन में, लेकिन बहुत सारे प्रतिबंध इस पर लगा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार हुआ। जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार मतलब जो पहले ईसाइयों का था, मुस्लिमों को था, ठीक है, सिखों का था, अब यहाँ पर अलग से दलितों, मजदूरों, महिलाओं, इन लोग को भी प्रतिनिधित्व मिलने लगा था। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि 1858 की भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। यानी कि 1858 में जो भारत परिषद बना था, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था। जो सहायता के लिए बना हुआ था, वो जो वहाँ पर क्या थे आपके एक सेकेंड देखेंगे, 1858 की जो आपका बनता है, एक्ट बनता है, उसमें जो सचिव रहते हैं उनकी सहायता के लिए परिषद होता है, तो उसको पूरा समाप्त कर देते हैं। अब मताधिकार का विस्तार होता है। मताधिकार का विस्तार होने का मतलब जो पहले कुछ ही लोग को देने का मौका मिलता था, अब इसमें लगभग 10% जनसंख्या जो थी उनको अधिकार दिया गया कि ये वोट कर सकते हैं या अपना मताधिकार दे सकते हैं, मत दे सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे रिजर्व बैंक जो हमारा है उसकी स्थापना इसी के तहत होती है, 1935 के तहत। प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना। प्रांत में मतलब एक प्रांत में जैसे लोक सेवा हो गई, और 2 प्रांत मिलके या 2 से अधिक प्रांत मिलके जो लोक सेवा आयोग बनाते हैं उसको संयुक्त लोक सेवा आयोग कहते हैं। ठीक है, आज भी ये विद्यमान है, ऐसे बहुत सारी जगह हैं। जैसे प्रांतीय, फिर संयुक्त आपका हाई कोर्ट हो जाता है, एक हाई कोर्ट, दूसरे राज्य, 2 राज्य मिलकर हाई कोर्ट बना लेते हैं, इस तरह से आप याद रखें। 1937 का संघीय जो न्यायालय है उसकी स्थापना इसी 1935 के अंतर्गत होती है, 1937 में। तो इतना चीज़ें आप इसको याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन उनके एग्जाम्स में और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 20 फरवरी 1947 को, ठीक है, ये डेट याद रखेंगे, 20 फरवरी 1947 को इटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को ब्रिटेन शासन समाप्त हो जाएगा, और इसको हम जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को माउंटबेटन जो है योजना के नाम से भी जानते हैं। 3 जून 1947 में माउंटबेटन योजना आती है।
अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग इसकी विशेषता क्या है। विशेषता में 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र और संप्रभु जो है राष्ट्र घोषित हो गया था इंडिया हमारा। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान दो भागों में क्या हुआ, बट गया था, विभाजित हो गया था। लेकिन ये लोग राष्ट्रमंडल से स्वतंत्र हो सकते थे। इन लोग को बोला गया था ये राष्ट्रमंडल में रहना चाहें तो रहें और राष्ट्रमंडल में ना रहना चाहें तो अलग हो सकते हैं, कोई बाध्य नहीं था। ये पूरी तरह से, कुछ लोग को लगता है कि अगर जो इंडिया पाकिस्तान स्वतंत्र हो गए थे तो राष्ट्रमंडल में क्या कर रहे थे, तो उसका यही जवाब है कि उनको था कि हाँ ये लोग अलग हो सकते थे, स्वतंत्र हो सकते हैं चाहे तो। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि फिर गवर्नर जनरल का पद स्थापित हुआ। अब गवर्नर जो वायसराय था उसका पद हटा के गवर्नर जनरल फिर से एक बार आते हैं, और पहले गवर्नर जनरल होते थे स्वतंत्र भारत के माउंटबेटन, उस समय पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट आपका, भारतीय सचिव का पद समाप्त हो जाता है। अभी हमने कहा सचिव का पद भी समाप्त कर, जब वायसराय का पद समाप्त हुआ तो सचिव का पद समाप्त हो गया। भारतीय रियासतों को स्वतंत्र कर दिया गया। जो भारतीय रियासतें थी उनको स्वतंत्र किया गया कि चाहे आप इंडिया में रह लो या पाकिस्तान में रह लो। तब हमारे यूनिटी स्थापित करने के लिए सरदार पटेल जी ने सबको एक साथ लाया। ठीक है, होम मिनिस्टर हुआ करते थे उस समय के। तो यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि संविधान बनने तक बोला गया था कि संविधान जब तक नहीं बन जाता तब तक आप लोग क्या करेंगे, 1947 का जो ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम है इसी की तरह शासन करेंगे जब तक कानून आपका संविधान बन के तैयार नहीं हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे भारत का सम्राट शब्द, जो भारत का सम्राट कहा जाता था ना, तो ये शब्द जो है इस समय से समाप्त हो जाता है। तो यहाँ तक आपने देखा कि सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आप लोगों ने जान ली है। अब वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स तक अपने शेयर कर दें। और नोट्स देखो, नोट्स क्या है, पहले पूरी कंप्लीट वीडियो हो जाएगी तो बाद में मैं नोट्स अगर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। अगर अभी आपको नोट्स चाहिए तो आपको बस सबसे अच्छा रहेगा कि आप अपने हाथों से खुद से लिखें। अगर आप अपने हाथों से खुद से कोई चीज़ लिखते हैं ना तो वो चीज़ बहुत जल्दी आपको बहुत लंबे समय तक याद रहता है और आपको अपने लैंग्वेज में अच्छा भी लगता है। तो जो चीज़ मैं समझा दिया बता दिया हूँ वो बस आप देखते रहो और देखो, जो चीज़ें आपको थी पूरा ऐसे डायरेक्ट नोट कर सकते हो, आप समझ जाओगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ।